हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th का मैथ। क्लास 11th का मैथ का यह प्रश्नावली 1.1 है और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 बनाएंगे। और प्रश्न संख्या 5 कह रहा है आपसे कि दिए गए समूचों को सूचीबद्ध करिए। दिए गए समूचों को सूचीबद्ध कीजिए। आपने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा है कि समूच को लिखने का दो फॉर्म होता है, यानी दो तरीका होता है। पहला है आपका बिल्डर फॉर्म। पहला है बिल्डर फॉर्म और दूसरा है आपका रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं निर्माण विधि और रोस्टर फॉर्म को बोलते हैं सूचीबद्ध विधि। तो ये सब आप लोग पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ आपको कह रहा है कि दिए गए समूचों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और उसको रोस्टर फॉर्म में आपको बदलना है। तो आइए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समूचों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो ये पहला प्रश्न है, ए बराबर एक्स सच डैट एक विषम प्राकृत संख्या है। यानी पहला क्या है? एक्स सच डैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 अप टू 100, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और आपसे बोला जा रहा है कि ये जो सेट है एक विषम प्राकृत संख्या का सेट है। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? विषम आपका 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, यानी 3 हो गया, 5 हो गया, अप टू 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या पहला हम लोगों ने कर लिया। पहला क्या था? एक्स सच डैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या का समूच था। तो ये विषम प्राकृत संख्या का समूच क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 7 अप टू 100 हो जाएगा। तो यह पहला आंसर, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स जो है -1/2 से बड़ा है, साथ ही 9/2 से छोटा है। आइए एक को मिटाते हैं और इसके बाद दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है बच्चा? दूसरा आपका दिया हुआ है, कहता है दूसरा कि एक्स जो है एक पूर्णांक संख्या है। एक्स क्या है? एक्स जो है -1/2 -1/2 से क्या है? बड़ा है और 9/2 से छोटा है। यानी ध्यान दीजिए 9/2 का मतलब क्या हो गया? 4.5 से छोटा होगा। एक्स 4.5 से छोटा होगा। -1/2 यानी -1/2 के बाद क्या आ जाएगा बच्चा? 0 आ जाएगा। 0 के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 क्या हो जाएगा? 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी 4.5 से बड़ा हो जाएगा। -1/2 के बाद क्या आएगा? -1 आएगा। यानी आपको क्या लिखना है? यानी एक्स क्या है? एक्स जो है -1/2 से बड़ा है, यानी 0 हो जाएगा। यानी आपका समूच b बराबर हो जाएगा। समूच b बराबर हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ जो b दिया हुआ है, एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है और पूर्णांक जो है -1/2 से बड़ा है और -1/2 से बड़ा है और क्या है? 9/2 यानी 4.5 से क्या है? छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए, तो यह दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। इसके बाद हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
तीसरा क्वेश्चन ध्यान दें, यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर बराबर क्या है। तीसरा में आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है 4 के बराबर भी है, एक्स जो है 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है, और क्या है पूर्णांक संख्या है। तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का मान अगर आप -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, एक्स हो जाएगा 4 के बराबर। अगर एक्स बराबर आप -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और एक्स बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, एक्स बराबर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक्स बराबर जैसा ही 3 रखेंगे ये क्या हो जाएगा बच्चा 3 तिया का 9 हो जाएगा। यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए 9 क्या होता है, 9 देख रहे हैं कि 4 से बड़ा हो जा रहा है, जबकि एक्स जो है 4 के बराबर है और 4 से छोटा है। यानी क्या हो जाएगा बच्चा यानी आपका क्या है कैमा है, तीसरा है, तीसरा यानी सी का सेट क्या हो जाएगा, सी का सेट हो जाएगा आपका सी का सेट हो जाएगा। पहले -2 रखा था, -2 कोमा ठीक से लिखना हो, -2 -1 0 1 और 2। जैसे ही हम 3 रख रहे हैं क्या हो जा रहा है 9 आ रहा है, जबकि ये क्या है एक्स स्क्वायर जो है 4 के बराबर है और 4 से छोटा है। यानी सी का सेट क्या हो जाएगा -1 -2 -1 0 1 2, ये हो जाएगा आपका सी का। तो ये हम लोगों ने तीसरा कर लिया। इसके बाद हम लोग करते हैं चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या चौथा क्या है। चौथा कह रहा है कि डी जो है डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। अब ध्यान दीजिए इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। डी बराबर क्या है, लोयल है। आपका प्रश्न है ध्यान दीजिए एक्स सच दैट एक्स लोयल एक अक्षर है, ये आपका प्रश्न है डी का। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो समूच का अवयव होता है, समूच का तत्व होता है, उसका रिपीटेशन नहीं होता है, यानी रिपीट नहीं होता है। यानी यहाँ रोस्टर फॉर्म में डी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा बच्चा LOYA। एल 2 बार आया है यहाँ पे, यानी एल 2 बार नहीं आएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा LOYA, ये आंसर हो जाएगा। जब भी हम किसी भी सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो तत्वों सेट्स के अवयवों का रिपीटेशन नहीं होता है, पुनर्वृत्ति नहीं होता है, यानी दोबारा नहीं लिखा जाता है। इसको आपको याद रखना है। तो ये डी भी हो गया, डी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद ई करना है। ई कह रहा है ई नंबर क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 5 का ई नंबर क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जो 31 दिन का नहीं आता है। यानी इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 5वां का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म, आप रोस्टर फॉर्म लिखिए, सूचीबद्ध विधि लिखिए, सेम बात है। यानी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, कहता है वर्ष का एक ऐसा महीना जो 31 दिन का नहीं आता है। यानी इसका सेट्स नेम क्या है, ई है। ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ई बराबर हो जाएगा जो 31 दिन का नहीं आता है वो कौन होगा, फरवरी होगा। मार्च 31 दिन का आता है, मार्च अप्रैल हो जाएगा। मई फिर 31 दिन का आता है, जून हो जाएगा। जुलाई फिर 31 दिन का आता है, जुलाई 31 दिन का आता है। फरवरी अप्रैल जून जुलाई अगस्त भी 31 दिन का आता है। अगस्त सितंबर अक्टूबर 31 दिन का आता है, और ये नवंबर हो जाएगा। ये सब क्या होता है, 31 दिन का नहीं आता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जो ऊपर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर,
यानी जो ऊपर आता है बच्चे, जो ऊपर आता है वो 31 दिन का होता है, और जो नीचे आता है वो क्या होता है, 30 दिन या 28 दिन का होता है। तो पचमा का क्या हो जाएगा, फरवरी 31 दिन का नहीं आता है, फिर मार्च 31 दिन का आता है, अप्रैल 31 दिन का नहीं आता है, अप्रैल 31 दिन नहीं आता है, मई 31 दिन का आता है, मई, जून, जुलाई, यानी आप जो भी इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो 31 दिन का नहीं आता है जो मंथ, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस सेट का सम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कह रहा है छठा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर्ण और 21 व्यंजन होते हैं, यानी 21 व्यंजन में आपको के से पहले वाला व्यंजन का सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यानी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, छठा के लिए आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या छठा के लिए आपका हो जाएगा, प्रश्न संख्या छठा के लिए हो जाएगा आपका F बराबर हो जाएगा कहता है के से पहले आता है, के से पहले क्या आ जाएगा, बी। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट्स का जो अवयव होता है उसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं और सेट्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप सभी को। यानी एक के से पहले का व्यंजन यानी बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई, जे हो गया, और के से पहले यानी ए हो जाएगा आपका आंसर, ए बी सी डी एफ जी एच जे, यानी ये हो गया प्रश्न संख्या 5। तो यानी इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है, इस पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है बच्चा, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समूच निर्माण रूप से वर्णित समूचों का सही मिलान कीजिए। क्या करना है, प्रश्न संख्या 6 में क्या करना है, मिलान करना है। मिलान करना है, एक तरफ आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, रोस्टर, और एक तरफ क्या है, बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, रोस्टर फॉर्म में क्या है, फर्स्ट क्या है, 1 2 3 6, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। दूसरा क्या है बच्चा, 2 3, तीसरा क्या है, मैथे, ये आपका दिया हुआ है, METHEICS, और पचमा क्या है, चौथा क्या है, 1 2 नहीं है बच्चे, 3 है, 1 3 5 7 9। अच्छा, इधर क्या है, बिल्डर फॉर्म में ये दिया हुआ है, ये आपका क्या है, एक सच डेट एक्स, एक अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक है, 6 का क्या है, भाजक है। बी आपका क्या है, कहता है एक सच डेट एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। सी क्या है बच्चा, सी कहता है, सी आपसे कह रहा है कि एक सच डेट एक्स
एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक 6 के भाजक है। और डी क्या है बच्चा? डी कहता है एक्स सच डेट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। ये आपका प्रश्न है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि एक तरफ रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और दूसरे तरफ बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो आप मिलान कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। पहला है, देख लीजिए, 1 2 3 6 1 2 3 6। यहाँ क्या है? एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है? भाजक है। अब ध्यान दीजिए, पहला तो आपको यहाँ दिख रहा है ये मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा? एक्स सच डेट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स THEICS हो जाएगा। एक्चुअली जो भी इसमें लेटर का रिपीटेशन है वो इसमें नहीं आएगा। अच्छा, अब देखिए तीसरा का क्या हो गया? डी हो गया। चौथा का क्या हो जाएगा बच्चा? 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, एक सच डेट एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। यानी देखिए 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9 हो जाएगा। तो बी का 3 हो गया। दूसरा यहाँ देखिए, एक सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक है। एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 का भाजक है। यानी ध्यान दीजिए 6 का भाजक क्या हो जाएगा? 1 2 3 6 क्या है? एक प्राकृत संख्या है और 6 का क्या है? भाजक है। यानी पहला का हो जाएगा सी। दूसरा क्या है? एक्स सच डेट एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। देखिए 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। यानी क्या हो जाएगा बच्चा? पहला का आंसर आपका हो जाएगा सी। दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का हो जाएगा ए और तीसरा का आंसर हो जाएगा बच्चा, तीसरा का आंसर हो जाएगा डी और चौथा का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये था प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 6। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 5 किए थे। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 पे। यानी प्रश्नावली 1.2 में क्या पढ़ना है इस पे बात करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में क्या पढ़ना है इस पे बात करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.2 इसमें आपको एक समुच्च पढ़ना है, रिक्त समुच्च। रिक्त समुच्च पढ़ना है, यानी आपको जानना है कि रिक्त समुच्च क्या है। तो वैसा समुच्च जिसका कोई भी अवयव नहीं हो, कोई भी तत्व नहीं हो, उसे हम रिक्त समुच्च कहते हैं। वैसा समुच्च जिसका कोई अवयव नहीं हो, कोई तत्व नहीं हो, यानी जिस समुच्च का कोई भी सदस्य नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्च कहते हैं। और रिक्त समुच्च को हम फाई से डिनोट करते हैं। और रिक्त समुच्च को लिखने का तरीका है इस तरह से, या तो आप फाई लिख सकते हैं या 2 मंझली ब्रैकेट लगा सकते हैं और इसका कोई अवयव नहीं होगा, जिसे हम रिक्त समुच्च कहेंगे। रिक्त समुच्च वैसा समुच्च जिसका वैसा समुच्च जिसके कोई भी
अवयव, अवयव लिखिए, तत्व लिखिए, सदस्य लिखिए, नहीं हो उसे रिक्त समुच्च कहते हैं, समुच्च कहते हैं। रिक्त समुच्च को फाई से डिनोट करते हैं, साथ ही इसे दो मंझले कोष्ठ के से भी डिनोट करते हैं। यानी अगर कहीं फाई लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब वह कैसा समुच्च होगा? रिक्त समुच्च होगा। रिक्त समुच्च को फाई से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया रिक्त समुच्च क्या है। अब इसी पे आधारित आपका प्रश्नावली है, इसी पे आधारित प्रश्नावली है, और इसमें एक टर्म और आपको पढ़ना है। एक तो रिक्त समुच्च पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है परिमित समुच्च और अपरिमित समुच्च। परिमित समुच्च और अपरिमित समुच्च। तो हम लोग ने समझा कि रिक्त समुच्च क्या है। वैसा समुच्च जिसका कोई भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्च कहते हैं, और रिक्त समुच्च को फाई से डिनोट करते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे परिमित समुच्च। दूसरा क्या है? परिमित समुच्च। परिमित समुच्च क्या है बच्चा? वैसा समुच्च जिसके अवयवों का अंतिम पद की जानकारी होती है, अर्थात जिसे गिना जा सकता हो उसे परिमित समुच्च कहते हैं। परिमित समुच्च कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है परिमित समुच्च क्या है? वैसा समुच्च जिसके अवयवों के अंतिम पद की जानकारी होती है, अर्थात जिसे गिना जा सकता हो, यानी जिसकी गिनती की जा सकती है, उसे परिमित समुच्च कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये का एक समुच्च है ABCD। इसमें हम बता सकते हैं ये समुच्च में कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं, 1 2 3 4 ABCD। या फिर आगे यदि हम ऐसे लिखते हैं BDCA AB 1 2 अप टू 100। 1 2 तो खैर नहीं होगा, 1 सेकंड। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं कि मान लीजिए 20 समुच्च है, 1 2 3 4 अप टू 100। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो इसमें 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है। पहला क्या है? सेट ए का अवयव ABCD है, और दूसरा क्या है? 1 2 3 4 अप टू 100 है। यानी इस जो सेट बी का जो है, बी का अंतिम पद नहीं पता है और सेट ए का अंतिम पद पता है। यानी ये क्या होगा? परिमित समुच्च होगा। और ये क्या होगा? या परिमित समुच्च होगा। यानी परिमित समुच्च क्या है? वैसे समुच्च जिसका अंतिम पद पता हो, जिस समुच्च के अवयवों को गिना जा सकता हो, जिस समुच्च के अंतिम अवयव की जानकारी होती है, उसे परिमित समुच्च कहते हैं। और जिस समुच्च के अंतिम अवयवों की जानकारी नहीं होती है, अंतिम अवयव या अंतिम सदस्य की जानकारी नहीं होता है, उसे अपरिमित समुच्च कहते हैं। तो हम लोग देखा कि रिक्त समुच्च क्या है, परिमित समुच्च क्या है। अब हम लोग जानते हैं अपरिमित समुच्च क्या है। अब हम लोग जानते हैं अपरिमित समुच्च। अपरिमित समुच्च, अपरिमित समुच्च। तो अपरिमित समुच्च क्या है? वैसा समुच्च जिसके
अंतिम पद या सदस्य तत्व, जो कुछ भी लिख सकते हैं, अंतिम पद की जानकारी नहीं हो, अर्थात जिसे गिना नहीं जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे a बराबर 2, 4, 6, 8 अप टू 100, यानी आप देख रहे हैं कि ये एक समुच्चय है 2, 4, 6, 8 अप टू 100, यानी इसका कोई अंतिम पद निश्चित नहीं है। यानी यह कैसा समुच्चय होगा? तो अपरिमित समुच्चय होगा। जबकि यदि इसका अंतिम पद निश्चित होता तो कैसा समुच्चय होता? अंतिम पद यदि निश्चित होता तो कैसा समुच्चय होता? परिमित समुच्चय होता। यानी प्रश्नावली 1.2 में आपको क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है आपको रिक्त समुच्चय, दूसरा आपको पढ़ना है परिमित समुच्चय, और तीसरा पढ़ना है अपरिमित समुच्चय। यानी रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसका कोई अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और वैसे समुच्चय जिसके वैसा समुच्चय जिस समुच्चय के पदों का अवयवों का अंतिम अवयव पता होता है, अंतिम अवयव की जानकारी होती है, जिसे गिना जा सकता हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। और वैसा समुच्चय जिसके अंतिम अवयव की जानकारी नहीं होती है, अर्थात जिसे नहीं गिना जा सकता है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो यानी आपको इस अध्याय में यही 3 समुच्चय के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग अध्याय बनाते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं, और एक्सरसाइज में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें समझा कि रिक्त समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय क्या है, साथ ही अपरिमित समुच्चय क्या है। ये प्रश्नावली 1.2 करते हैं। 1.2 में क्या है उसको देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? पहला है निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? ये आपका प्रश्न है। पहला क्या है? दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। अब ध्यान दीजिए, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समूह। तो कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य होगा? नहीं होगा। विषम संख्या कहते हैं किसे? जो वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी यहाँ क्या होगा? इस प्रश्न का समुच्चय क्या हो जाएगा बच्चा? समुच्चय बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कोई ऐसा विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य होता हो। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये फाई हो जाएगा। फाई हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मंजिली कोष्ठ लगा करके लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 1 था। इसके बाद हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2। यानी कह रहा निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्चय है, उदाहरण है। तो पहला क्या हो गया आपका? पहला क्या हो गया? पहला जो है ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, रिक्त समुच्चय। अच्छा, दूसरा क्या है बच्चा? दूसरा ध्यान दीजिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय।
सम अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। आप सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। वैसे संख्या जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से पूरा पूरा विभाज्य होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से है। यानी सम अभाज्य संख्याओं का समूह यानी क्या हो जाएगा? 2 क्या है? सम भी है और अभाज्य भी है, यानी ये क्या हो जाएगा? इसका समूह बराबर हो जाएगा 2। यानी ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल 5 होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? रिक्त समूच नहीं होगा, क्योंकि सम अभाज्य संख्याओं का समूच में क्या अवयव हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ये क्या होगा? रिक्त समूच नहीं होगा। तो ये हम लोग कर लिए प्रश्न संख्या 2। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चा? इस पे ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 है, एक सच डैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक से बड़ा है 5, एक से बड़ा है 5 और साथ ही साथ एक्स 7 से बड़ा है एक्स। कहता है एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक से क्या है? एक से बड़ा है 5, एक से बड़ा है 5 और कह रहा है 7 से बड़ा है। एक बार कह रहा है कि x से जो है 5 बड़ा है और दूसरा कंडीशन में कह रहा है x जो है 7 से बड़ा है। ध्यान दीजिए, एक यानी एक कंडीशन में कह रहा है कि x जो है 5 से बड़ा है और दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि x जो है 7 से बड़ा है। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यदि x जो है 5 से छोटा है, पहला कंडीशन में कह रहा है कि x जो है 5 से छोटा है और दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि x जो है 7 से बड़ा है। अगर पहला कंडीशन अगर x बराबर 5 से छोटा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी x का मान क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 4 पूर्णांक प्राकृत संख्या है, तो क्या हो जाएगा? क्या है? प्राकृत संख्या है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 तक होगा पहला कंडीशन के अनुसार, क्योंकि पहला कंडीशन में क्या कह रहा है? 5 से छोटा। अच्छा, दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है? x जो है 7 से बड़ा है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 7 से बड़ा, यानी 8, 9, 10 अप टू 100। तो यहाँ देखिए x का मान क्या हो रहा है? x का मान क्या हो रहा है? वैरी नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न संख्या 3 का कोई समुच्चय नहीं होगा। यानी क्या होगा? कैसा समुच्चय होगा? ये रिक्त समुच्चय होगा। कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि x का मान दोनों कंडीशन क्या कह रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या है? ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 4 क्या है? एक का प्रश्न संख्या चौथा, एक का प्रश्न संख्या चौथा क्या है बच्चा? चौथा आपसे कह रहा है, चौथा कह रहा है y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु है। y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ध्यान दीजिए, जब भी किन्हीं भी दो समांतर रेखा,
मान ली एक समांतर रेखा और ये समांतर रेखा कि उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कैसे कहते हैं, यानी जहाँ दोनों रेखाएं आपस में मिलती है, यानी जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेदी करती है, उस बिंदु को ही उभयनिष्ठ कहते हैं। यानी कभी भी समांतर रेखा किसे कहते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच के समांतर दूरी जहाँ समान होती है, समान अंतर की दूरी को से खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। यानी समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का समुच्च क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये कैसा समुच्च होगा, तो रिक्त समुच्च होगा। कैसा समुच्च होगा, रिक्त समुच्च होगा। आप देखिए हमने दो समांतर रेखा खींचा है, उसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु हमें नहीं दिख रहा है, यानी अर्थात समांतर रेखाओं के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। यानी यह क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का चौथा क्या होगा, रिक्त समुच्च का उदाहरण होगा। तब ये हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं, ये चौथा था। इसके बाद क्या है बच्चा, आइए अब प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रश्न संख्या 1 हम लोग कर लिया है, प्रश्न संख्या 1 कर लिया। तो प्रश्न संख्या 1 में क्या था, कौन कौन से रिक्त समुच्च के उदाहरण है। तो 1 का कौन कौन हो गया रिक्त समुच्च का उदाहरण, पहला हो गया, और क्या हो गया, तीसरा हो गया, और क्या हो गया, चौथा हो गया। 1 का ये तीनों क्या था, रिक्त समुच्च का उदाहरण था। कैसे था ये हम लोग ने करके देखा है, यानी फाई समुच्च का उदाहरण था प्रश्न संख्या 1 का, 1 3 4, और वही 2 क्या था, रिक्त समुच्च का उदाहरण नहीं था, नॉट इक्वल फाई था। समझ में आ रही बात। तो ये था प्रश्न संख्या 1। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है उसको देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब देखिए अभी हम लोग चैप्टर शुरू से करने से पहले पढ़े थे कि परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। अभी उसी पे आधारित यह प्रश्नावली है। निम्नलिखित में से कौन परिमित एवं कौन अपरिमित है। अपरिमित है। ध्यान दीजिए पहला क्या है, पहला है वर्ष के महीनाओं को समुच्च। पहला क्या है, वर्ष के महीनाओं के समुच्च। वर्ष के महीनाओं का समुच्च। दूसरा क्या है बच्चा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। 1 2 3 अप टू 100। तीसरा क्या है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च। नहीं, तीसरा में क्या है, 1 2 3 अप टू 100, 99 और 100। चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च। से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च। पांचवा क्या है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्च। अभाज्य पूर्णांकों का समुच्च। अब ध्यान दीजिए यह प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कहता निम्नलिखित में कौन परिमित एवं कौन अपरिमित है। आप जानते हैं कि परिमित समुच्च वैसा समुच्च होता है जिसके सभी अवयव की जानकारी होती है, यानी जिसके अवयवों को गिना जा सकता हो, यानी जिसके अंतिम अवयव का
अंतिम अवयव ज्ञात हो उसे परिमित समूच कहते हैं, और जिसका अंतिम अवयव ज्ञात नहीं होता है उसे अपरिमित समूच कहते हैं। तब पहला देखिए, वर्ष के महीनाओं के समूच। वर्ष में आप जानते हैं कि कितना महीना होगा, 12 महीना होगा, यानी इसका सभी अवयव क्या है, ज्ञात है, यानी यह कैसा समूच होगा, तो परिमित समूच होगा। कैसा समूच होगा, परिमित समूच होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। चलिए, इसके बाद है परत संख्या 2। इसमें देखिए 1 2 3 अप टू 100, यहाँ आप दिख रहा है कि 1 से 2 3 शुरू हो रहा है और इसका अंतिम पद नहीं पता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समूच हो जाएगा, या अपरिमित समूच हो जाएगा, अपरिमित समूच हो जाएगा। यानी दूसरा क्या हो गया, अपरिमित समूच हो गया। अच्छा, उसके बाद पहला कर लिया, दूसरा कर लिया। क्यों हुआ, क्योंकि इसका अंतिम पद पता नहीं था, अंतिम पद की जानकारी नहीं थी। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चा, 1 2 3 अप टू 99 100। इसमें देखिए अंतिम पद की जानकारी है, यानी यह क्या हो जाएगा, तीसरा में देखिए अंतिम पद की जानकारी है, यानी यह क्या हो जाएगा बच्चा, तीसरा आपका हो जाएगा परिमित समूच। परिमित समूच क्या हो गया, तीसरा परिमित समूच। अच्छा, अब देखिए चौथा कहता है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समूच। 100 से बड़े, यानी 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चा, 100 से बड़ा 101 102 अप टू 100, जहाँ तक आप क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा। ये क्या है, बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समूच क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ऊपर मिटाते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समूच क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, अप टू 100 चलते जाएगा। यानी इसका भी क्या होगा, इसका भी अंतिम पद की जानकारी नहीं होगी, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा आपका, अपरिमित हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमित समूच हो जाएगा। तो चौथा भी हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा कहता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समूच। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समूच क्या होगा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समूच हो जाएगा आपको। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समूच क्या हो जाएगा, 99 से छोटे, यानी क्या हो जाएगा, 99 से छोटे क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। 99 से छोटे आप शुरू से ही लिख लीजिए अभाज्य पूर्णांकों, यानी 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, अप टू 100 क्या हो जाएगा, 99 से छोटे 97 तक होगा। यानी ये क्या है, इसका प्रथम पद भी पता है और अंतिम भी पद पता है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमित समूच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित समूच हो जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या दूसरा, ये पांचवा क्वेश्चन था। पांचवा भी हम लोग कर लिए, यानी प्रश्न संख्या 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें प्रश्न संख्या 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, रिक्त समूच पहचानना था, और दूसरा में क्या पहचानना था, परिमित समूच और अपरिमित समूच। तो हम लोगों ने रिक्त समूच भी क्लियर कर लिया, परिमित और अपरिमित समूच भी क्लियर कर लिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है उस पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है निम्नलिखित समूचों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि कौन सा समूच परिमित है और कौन अपरिमित है, आपको पहचानना है। कौन परिमित है कौन अपरिमित है ये आपको पहचानना है। यानी मार्कर चल नहीं रहा है जी।
हाँ, कौन परिमित है कौन अपरिमित है। पहला ध्यान दीजिए, पहला कहता है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष का समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा। ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय आपका हो जाएगा, जैसे ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर आप चाहे तो कितना भी रेखा खींचा जा सकता है। यानी ये क्या होगा, एक्स आप लिख सकते हैं, एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इसलिए यह क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। तो ये पहला हो गया, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अब अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। दूसरा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा बच्चा, ABCD अप टू साउंड जेड, यानी छोटा जेड होगा। यानी यह कैसा समुच्चय होगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि इसका अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद दोनों ज्ञात है। साथ ही इसको पूरे को काउंट किया जा सकता है, गिनती किया जा सकता है। यानी क्या हो गया, परिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। ये आंसर हो गया। तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद है इसका तीसरा आपसे क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। तीसरा है, कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। अब ध्यान दीजिए, 5 का गुणज वाले समुच्चय क्या होगा। पहला 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, अप टू 100 हो जाएगा। यानी इसका भी लास्ट पद क्या है, लास्ट पद की जानकारी नहीं है। यानी ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। आंसर। इसके बाद चौथा क्या है बच्चा, चौथा कहता है पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पे जितने भी जानवर हैं उसकी गिनती किया जा सकता है। उनका गिनती जनगणना के माध्यम से, यानी गणना के माध्यम से, जन का गणना जनगणना कहलाता है, यानी पशु गणना के माध्यम से उसका गिनती किया जा सकता है। यानी पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। आंसर। यानी तीसरा क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। चौथा क्या हो गया, परिमित समुच्चय। चौथा में क्या था क्वेश्चन,
कह रहा था पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समूह कैसा समूह होगा, तो परिमित समूह हो जाएगा। तो यह तीसरा चौथा हम लोग कर लिए। इसके बाद आते हैं चौथा कर लिया। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 3 के पाँचवा क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा क्या है बच्चा, कहता मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समूह। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समूह कैसा समूह होगा। अब ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। यानी ये क्या हो गया, मूल बिंदु आपका है। यहाँ से क्या कह रहा है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली वृत्तों का समूह। ये आपका मूल बिंदु है, यह बिंदु, यह वृत्त हो गया, अरे भाई, ये मूल बिंदु है आपका, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। यानी इस तरह से मूल बिंदु से जैसे ही इधर से भी खींचा जा सकता है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये यानी अनेकों वृत्त खींचा जा सकता है, यानी अनंत वृत्त खींचा जा सकता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समूह होगा। कैसा समूह होगा, अपरिमित समूह होगा। क्योंकि मूल बिंदु से आप जैसे दूरी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, यानी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे, वृत्त की संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी यह डिफिनिट नहीं है कि कितने वृत्त खींचा जा सकता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमित समूह हो जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 3। अब इसके बाद हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3 का खत्म कर लिए हम लोग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर प्रश्न संख्या 4 पे, प्रश्न संख्या 4 क्या है बच्चा, प्रश्न संख्या 4 आपका है, कहता निम्नलिखित को बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। निम्नलिखित को बताएं कि ए बराबर बी है या नहीं, ये आपका प्रश्न है। पहला क्या है, ए बराबर क्या है बच्चा, ए बराबर है ए बी सी डी, बी बराबर क्या है डी सी बी ए। अब ध्यान दीजिए, आपको देखना है कि ए बी के बराबर है कि नहीं। यानी आपको क्या देखना है, ए का सारा अवयव बी के सारे अवयव में है या नहीं। यानी ए में जो अवयव मेंशन है वही अवयव बी में मेंशन है या नहीं। समूह ए का जो सदस्य है वो सदस्य समूह बी में है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तब देखिए, समूह ए में ए है, समूह बी में भी ए है, समूह ए में बी है, समूह बी में भी बी है, समूह सी में सी है, समूह बी में भी सी है, समूह बी में समूह ए में डी है, समूह बी में भी डी है। यानी ए बराबर बी है। समझ में आ रही बात। इसका क्रम समूह में लिखने के तरीका में समूह के अवयवों के क्रम पे निर्भर नहीं करता है। क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, बशर्ते कि समूह का प्रत्येक अवयव दोनों समूह के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से मिलता हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी है। आंसर हो गया। दूसरा क्या है बच्चा, दूसरा है, कहता है ए बराबर क्या है, दूसरा में ए बराबर आपका दिया हुआ है 4 8 12 16, 4 8 12 16, और बी बराबर क्या दिया हुआ है 8 4 16 18, 8 4 16 18।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी के बराबर है कि नहीं, तो आपको चेक करना होगा। देखिए ए में 4 है, बी में भी 4 है, ए में क्या है 8 है, बी में भी क्या है 8 है, ए में क्या है 12 है, बी में 12 नहीं है, ए में 16 है, बी में 16 है, यानी 12 और 18 नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी। तो प्रश्न संख्या 4 का पहला और दूसरा हम लोगों ने कर लिया, और उसके बाद हम लोग करते हैं तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा करेंगे। तीसरा क्या है बच्चा? तीसरा आपसे कह रहा है कि ए बराबर क्या है, ए बराबर है 2 4 6 8 10, 6 8 10। अच्छा, बी बराबर क्या दिया हुआ है? बी कहता है एक्स सच डैट, एक सच डैट, ए आपका रोस्टर फॉर्म में है और बी, ए आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और बी क्या दिया हुआ है? बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। यानी एक सच डैट एक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और एक्स जो है, एक्स जो है एक से बड़ा है 10 और बराबर भी है 10, एक से बड़ा भी है 10 और बराबर भी है 10। ध्यान दीजिए, यानी एक्स क्या है? समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक क्या होगा? 10 तक का समधन पूर्णांक है, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी बी पर को रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब आपको मिलान करना है। अब देखिए ए बराबर, ए में 2 है, ए बी में भी 2 है, ए में 4 है, बी में भी 4 है, बी ए में 6 है, बी में भी 6 है, ए में 8 है, बी में भी 8 है, ए में 10 है, बी में भी 10 है, यानी क्या हो जाएगा ए बराबर बी आंसर हो जाएगा। तो यह 3 हो गया प्रश्न संख्या 4 का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 का चौथा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 का चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चा? इस पे देखते हैं। चौथा है ए बराबर जो है एक्स सच डैट एक्स, यानी आपका बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, संख्या 10 का एक गुणज है। एक्स जो है संख्या 10 का गुणज है। ये आपका बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ए को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का गुणज है, यानी 10 20 30 40 अप टू 100। अच्छा, बी बराबर क्या दिया हुआ है प्रश्न में? बी बराबर दिया हुआ है 10 15 20 25 30 अप टू 100। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, लेकिन यहाँ 15 और बी में 15 और ए में 15 नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल बी। यानी चौथा क्या हो जाएगा? ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो ये हो गया चौथा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 में, यानी प्रश्न संख्या 4 हम लोग ने बना लिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में आते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कहता है क्या निम्नलिखित समोच्च युग्म समान है? कारण सहित बताएं। यानी युग्म दिया हुआ है आपसे और पूछा जा रहा है कि समान है, कारण सहित बताना है। यानी पचमा क्या, पचमा का पहला क्या है? ए बराबर दिया हुआ है 2 और 3, ये 3 है जी, और बी बराबर दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स, समीकरण एक्स स्क्वायर, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है।
अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ए और बी बराबर है, तो ये क्या आपका ये तो आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ए आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, बी आपका बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। बी को आपको क्या करना होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा और उसके बाद चेक करना होगा कि ये बी के बराबर है या नहीं। तो यानी क्या करेंगे आप, बी क्या है, बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 और प्लस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बराबर 0। इसका क्या करना है, फैक्टर तोड़ देना है बच्चे यानी क्या हो जाएगा, x प्लस 2 कॉमन ले लिया आप, तो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर 0, यानी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3, यानी आपका क्या आ जाएगा, यानी b बराबर क्या आ गया बच्चा, b बराबर आ गया -2 और -3। ये क्या था, एक द्विघात समीकरण है। आप सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण का दो मूल होता है। तो यहाँ क्या हुआ, x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2, और यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, यानी b का समूच जो होगा -2 और -3 होगा, जबकि ये में क्या है, 2 और 3 है, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b। क्या होगा, a नॉट इक्वल टू b। आपको कारण में क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि ये समुच्चय ए का सदस्य 2 और 3 है, जबकि समुच्चय बी का सदस्य -2 और -3 है, इसलिए ये नॉट इक्वल टू बी। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का पहला क्वेश्चन। और प्रश्न संख्या 5 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 का दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 का दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि एक्स सच डेट एक्स शब्द फॉलो का अक्षर है, और बी क्या है बच्चा, बी कहता है एक्स सच डेट एक्स शब्द WOLF का अक्षर है। अब देखिए दोनों यहाँ सेट्स जो है, दोनों सेट्स आपको बिल्डर फॉर्म में है, इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो शब्दों का जो सेट्स के एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, यानी सब सेट्स के सदस्यों का पुनरावृत्ति नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा और डब्लू हो जाएगा ए के लिए। और बी के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, बी का आपका दिया हुआ है, डब्लू हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब दोनों पूछ रहा है कि क्या दोनों एक समान है, तो दोनों को मिला लीजिए, एक समान आता है कि नहीं। यहाँ देखिए डब्लू है, यहाँ भी डब्लू है, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ वो है, यहाँ भी वो है, यानी क्या हो गया, ए बराबर बी। ये आपका आंसर हो गया। तो ये प्रश्न संख्या 5 का दूसरा था, यानी प्रश्न संख्या 5 भी हम लोग कर लिए। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6 करते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आपसे कि नीचे दिए गए समूचों में से समान समूचों का चयन करिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समूचों में से समान
समुच्चों का चयन कीजिए। अब समान समुच्चय क्या होता है? वैसे समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव के समान हो, बराबर हो, उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। अब पहला क्या है बच्चा? पहला आपका है अच्छा, पहला दूसरा नहीं करके है, आपको सीधे दिया हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए बराबर दिया हुआ है 2, 4, 8, 12। बी बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। सी बराबर दिया हुआ है 4, 8, 12, 14। 4, 8, 12, 14। डी बराबर दिया हुआ है 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। ABCD। ई बराबर दिया हुआ है -1 और 1। F बराबर दिया हुआ है 0A। G बराबर दिया हुआ है 1 -1 और H बराबर दिया हुआ है H बराबर 0 और 1। 0 और 1। अब ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है समान समुच्चों को चयन कीजिए। क्या करना है? समान समुच्चय को चयन करना है। आप देखिए पहला आपका ये है, ये क्या है? 2, 4, 8, 12। 2, 4, 8, 12 किसी में है? 2, 4, 8, 12 किसी भी समुच्चय में नहीं है। यानी पहला ए का क्या हो जाएगा? ए बराबर 2, 4, 6, 8 किसी भी समुच्चय में नहीं है। बी आपका क्या है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 है किसी में? देखिए बी में 1 और डी में 1। बी में 2, डी में 2। 3 में बी में 3, डी में 3 और बी में भी 4 और डी में 4। यानी क्या है? बी बराबर डी है। बी बराबर डी हो गया। उसके बाद हम लोग बी को चेक कर लिए। सी को चेक करिए। 4, 8, 12, 14। सी भी किसी में नहीं है। यानी सी का क्या है? 4, 8, 12, 14 किसी भी समुच्चय में नहीं है। सी चेक कर लिया। डी तो बी के बराबर ही था। उसके बाद ई को चेक कीजिए। ई क्या है? -1 और 1। यहाँ देखिए जी में भी क्या है? -1 और 1। यानी क्या हो जाएगा? ई बराबर जी हो जाएगा और समुच्चय क्या है? 1 और -1। ई चेक हो गया। उसके बाद एफ क्या है? 0 और ये है। 0 और ये किसी में है। यानी एफ का समुच्चय जो है, एफ का समुच्चय 0 और ये भी किसी में नहीं है, किसी के बराबर नहीं है। अच्छा जी में क्या है? 1 और -1 लिख ही दिया। ई जो है जी के बराबर है। एच में क्या है? 0 और 1 है। यानी एच भी किसी के बराबर नहीं। यानी इसमें बराबर कौन कौन सा है बच्चा? तो बराबर आपका है बी बराबर डी। यहाँ लिख देता हूँ, ये 4 था ना। यानी इसमें कौन कौन से बराबर आया? तो बी बराबर डी आया और ई बराबर जी आया। ये आपका आंसर हो गया। समुच्चय बी जो है डी के बराबर है और समुच्चय ई जो है जी के बराबर है। यानी इस तरह से प्रश्नावली 1.6 हम लोग का समाप्त हो गया। प्रश्नावली 1.2 में हम लोग पढ़े, प्रश्नावली 1.2 में हम लोग पढ़े कि रिक्त समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है, साथ ही समान समुच्चय क्या है, बराबर समुच्चय क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। और इस पर आधारित कुल प्रश्नों की संख्या 1 से 6 तक था, उसे हम लोग आसानी से बनाए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से आप बना पाएंगे। चलिए धन्यवाद। फिर हम जुड़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली लेकर के। चलिए धन्यवाद।